हाय, आज मैं एक अमेरिकी डायस्टोपियन फिल्म जिसका नाम है द डार्केस्ट माइंड्स समझाने जा रहा हूँ। स्पॉयलर्स आगे हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। साल 2043 में संयुक्त राज्य अमेरिका में बच्चे और किशोर एक भयंकर बीमारी के कारण मरने लगते हैं जो केवल बच्चों को प्रभावित करती है। यह बीमारी संक्रामक है और बहुत तेजी से फैलती है। हालांकि यह बीमारी केवल बच्चों के लिए घातक है, लेकिन बड़ों के लिए नहीं। इस वायरस के परिणाम स्वरूप बच्चों और किशोरों में से 98% की मृत्यु हो जाती है और केवल 2% बच्चे इस बीमारी से बचते हैं, और जो बच्चे बचते हैं वे असामान्य हो जाते हैं। ये बीमारी इन बच्चों में एक विशेष क्षमता को सक्रिय करती है जो उन्हें खतरनाक बना देता है। सरकार सभी माता पिता से अनुरोध करती है कि वे अपने बचे हुए बच्चे को उपचार और शोध के लिए एक कैंप में सौंप दें। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ग्रे दावा करते हैं कि उनके बेटे क्लेंसी ने इस बीमारी से बचाव किया है और वह वर्तमान में उपचार के लिए कैंप में है और उसकी हालत में सुधार हो रहा है। शिविर में डॉक्टर और वैज्ञानिक बच्चों और उनकी विकृतियों को 5 रंगों में वर्गीकृत करते हैं। पहले हरे रंग के लिए उन बच्चों के लिए है जिनकी बुद्धिमत्ता बढ़ गई है। दूसरा है नीला, जो उन लोगों के लिए है जिनके पास दूर संवेदी क्षमताएं हैं। तीसरा समूह सुनहरा है, जिनके पास बिजली को नियंत्रित करने की शक्ति है। पहले 3 समूहों को काफी सुरक्षित माना जाता है और उन्हें केवल उपचार कैंपों में रखा गया है। चौथा समूह वह समूह है जिसे खतरनाक माना जाता है, जो लाल रंग है उन लोगों के लिए जो आग को नियंत्रित कर सकते हैं। और 5वां समूह नारंगी है, सबसे खतरनाक समूह उन लोगों के लिए जो अन्य लोगों के मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकते हैं। लाल और नारंगी समूह बहुत दुर्लभ हैं और सरकार उन्हें अत्यंत खतरनाक मानती है और उन्हें तुरंत मार डालने का आदेश देती है। फिल्म हमें एक ऐसे दृश्य में ले जाती है जहां एक छोटी लड़की जिसका नाम रूबी है अपने माता पिता के साथ अपना जन्मदिन मना रही है। वे चिंतित हैं क्योंकि आसपास के सभी बच्चे मर चुके हैं और केवल रूबी ही जीवित है। रात में रूबी अपनी माँ को सांत्वना देने के लिए उनके कमरे में आती है, लेकिन अचानक जब वह अपनी माँ का हाथ पकड़ती है उसे एक अजीब दृश्य दिखाई देता है। सुबह में उसकी माँ अब रूबी को अपनी बच्ची के रूप में नहीं पहचानती और उसकी माँ सरकार को बुलाकर रूबी को हीलिंग कैंप ले जाने को कहती है। अंत में रूबी को अन्य बच्चों के साथ हीलिंग कैंप ले जाया जाता है। शिविर में लाया गया हर बच्चा डॉक्टर द्वारा जांचा जाता है कि उनमें कौन सी असामान्यता है। रूबी को परीक्षा के लिए ले जाया जाता है जहां उसे नारंगी समूह का बताया जाता है, जो सबसे खतरनाक समूह है, जो दूसरों के मन को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए डॉक्टर तुरंत रूबी को घातक इंजेक्शन लगाना चाहते हैं, लेकिन रूबी उसकी सोच को नियंत्रित करने और उसे यह विश्वास दिलाने में सक्षम है कि वह हरी है। वे जिनकी बुद्धिमत्ता तेजी से बढ़ी है और जिन्हें खतरनाक नहीं माना जाता। शिविर में 3 समूह हैं, हरा, नीला और सोना, लेकिन कोई लाल या नारंगी नहीं है क्योंकि उन्हें तुरंत देखते ही मार दिया जाता है। रूबी फिर शिविर में अपनी जिंदगी हरी के रूप में जीती है। 6 साल बीत चुके हैं। रूबी, जो कैंप में काम कर रही है, को एक गलती करने के लिए कैंप कप्तान द्वारा डांटा जाता है। कप्तान महसूस करता है कि रूबी वहां के अन्य लोगों से अधिक बेवकूफ है और संदेह में पड़ जाता है। हालांकि रूबी का शिविर साथी रूबी का बचाव करने की कोशिश करता है और शिविर कप्तान का अपमान करता है, जिससे वह नाराज हो जाता है और नतीजतन कप्तान उसे सजा के लिए ले जाता है। शिविर में बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। बाद में शिविर में अक्सर आवृत्ति परीक्षण होते हैं। संक्षेप में, यह आवृत्ति परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जो बहुत तेज ध्वनि का उपयोग करता है, जिसकी आवृत्ति केवल बच्चों द्वारा सुनी जा सकती है। इस फ्रीक्वेंसी परीक्षण के दौरान रूबी बेहोश हो जाती है और उसे आगे की जांच के लिए डॉक्टर केट के पास ले जाया जाता है। जांच से अधिकारी को पता चलता है कि रूबी नारंगी है। केट चुपके से रूबी के लिए एक नोट लिखती है कि उन्होंने पता लगा लिया है कि रूबी एक ऑरेंज है और वे उसे तुरंत मार देंगे। और डॉक्टर केट रूबी से बॉयलर रूम में मिलने के लिए कहती हैं। घबराहट में रूबी तुरंत बॉयलर रूम में जाती है और वहां डॉक्टर केट उसका इंतजार कर रही होती हैं। तब तक एक घुसपैठ के लिए अलार्म बज चुका है और सभी अधिकारियों को रूबी को ढूंढने का आदेश दिया गया है। केट की मदद से रूबी केट की कार का उपयोग करके निकलने में सफल होती है, लेकिन चेक पॉइंट पर रूबी को लगभग पकड़ लिया जाता है, पर वह अधिकारी के दिमाग को नियंत्रित करने की अपनी शक्ति का उपयोग करती है और उन्हें भागने देती है। अंततः 6 साल बाद
रूबी शिविर से बाहर निकलने में कामयाब होती है। कार में केट रूबी को एक पैनिक बटन देती है जो खतरे में होने पर ट्रैकर के रूप में सक्रिय किया जा सकता है। केट बताती है कि वह चिल्ड्रन लीग का हिस्सा है जिसका मिशन कैंप से बच्चों को बचाना और सरकार से लड़ना है। केट उसे एक गैस स्टेशन पर ले जाती है जहां वह अपने बॉयफ्रेंड रॉब से मिलती है जो भी एक बच्चा बचाव मिशन पर है। लेकिन जब रूबी गिरने लगती है और रॉब का हाथ पकड़ लेती है तो उसे रॉब का एक दृश्य दिखाई देता है जो बच्चों का दुरुपयोग करना पसंद करता है। रूबी उनके इरादों पर शक करने लगती है। जब रूबी एक दुकान में अपने कपड़े बदलती है तो वह अचानक एक छोटी लड़की को देखती है जो बिजली को नियंत्रित कर सकती है। जब लड़की रूबी को देखती है तो वह भाग जाती है और रूबी उसका पीछा करती है। तब लड़की एक वैन में बैठती है और रूबी उसका पीछा करती है ताकि डॉ केट से छुप सके। उस छोटी लड़की का नाम सू है और वह एक म्यूटेंट है जो अपनी क्षमता के कारण हमेशा दस्ताने पहनती है। सू के साथ उसके 2 दोस्त हैं जिनका नाम लियाम और चार्ल्स है। लियाम टेलीकिनेसिस क्षमता के साथ एक नीला है जबकि बुद्धिमान चार्ल्स एक हरा है। वे रूबी के साथ जाने और उसे केट से भागने में मदद करने के लिए सहमत होते हैं। रास्ते में एक महिला होती है जो उनका पीछा करने की कोशिश करती है। उसका नाम लेडी जेन है। लेडी जेन पैसे के लिए बच्चों का शिकार करती है। पीछा करते समय केट भी उनका पीछा करने की कोशिश करती है। हालांकि लियाम अपने टेलीकिनेसिस शक्ति का उपयोग करके पत्तों को बिखेर कर, सड़क को दरार देकर और यहाँ तक कि पेड़ों को गिराकर उन्हें परेशान करता है। इसके परिणाम स्वरूप वे भागने में सफल होते हैं। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। लेकिन रूबी अपनी नारंगी पहचान का खुलासा नहीं करती और झूठ बोलती है कि वह एक हरी है। लियाम बताते हैं कि वे ईस्ट नदी के रास्ते जा रहे हैं, एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा नेतृत्वित बच्चों के एक समूह के पास जिसे स्लिपकिड कहा जाता है। उन्हें स्लिपकिड की पहचान नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि वह एक ऑरेंज है जो लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर सकता है। वह यह भी समझाता है कि डॉ केट के नेतृत्व वाली चिल्ड्रंस लीग रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। वह पहले चिल्ड्रंस लीग में था जहां वे बच्चों को उनकी क्षमताओं का उपयोग सरकार के खिलाफ लड़ाई में करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। लियाम को सैनिक बनने का विचार पसंद नहीं था, इसलिए उसने अंततः लीग छोड़ दी। इस बीच रूबी और अन्य एक सराय में रात बिताते हैं। रूबी अपने माता पिता के साथ बिताए समय को याद करती है। यह पता चलता है कि वह वास्तव में अपनी क्षमता को नियंत्रित नहीं कर सकती थी और इस कारण उसने गलती से अपने माता पिता की अपनी यादें मिटा दी थीं जब वह बच्ची थी। सोते समय रूबी गलती से सू का हाथ छू लेती है और फिर उसे एक याद आती है कि सू एक सरकारी शिविर में हुआ करती थी। लेकिन अंततः वह और सैकड़ों अन्य बच्चे विद्रोह कर भाग गए और विद्रोह का नेतृत्व लियाम ने किया था। कैंप में अपने जीवन के दौरान हुए आघात के कारण सुमुख हो गई। सुबह में वे खरीदारी करने और कुछ सामान लेने के लिए एक लंबे समय से छोड़े गए मॉल में जाते हैं। वे एक साथ अपने पल का आनंद लेते हैं क्योंकि उनके पास कभी सामान्य बचपन नहीं था। लेकिन अचानक उनके शरीर एक समूह के लोगों द्वारा उठाए और नियंत्रित किए जाते हैं। सौभाग्य से सू अपने विद्युत शक्ति का उपयोग करके इसे रोक देती है। यह पता चलता है कि वे भी एक समूह के बच्चे हैं जिनमें टेलीकिनेसिस की क्षमताएं हैं। रात में वे ईस्ट रिवर में बच्चों के संघ और उसकी बहुत गुप्त प्रकृति के बारे में बात करते हैं। उन्हें पता है कि ईस्ट रिवर कहाँ है, लेकिन वे रूबी और उसके दोस्तों को सही स्थान नहीं बता सकते क्योंकि यह एक ऐसा रहस्य है जिसे वे बता नहीं सकते। हालांकि रूबी अपनी टेलीपैथी का गुप्त रूप से उपयोग करती है ताकि उनमें से एक अनजाने में स्थान के बारे में एक संकेत दे सके, जो है अक्षर ईडियो। उस रात बाद में प्रतिभाशाली चार्ल्स यह पता लगाने की कोशिश करता है कि ईडियो क्या है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। हालांकि जब चार्ल्स रूबी से उसके पिता के पुलिस वाले होने के बारे में बात करता है तो उसे यह समझ में आने लगता है कि ईडियो शायद एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है। वह निष्कर्ष निकालता है कि ई का प्रतिनिधित्व 5, डी का प्रतिनिधित्व 4 और ओ का प्रतिनिधित्व 0 है और वह रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए संख्या 540 का उपयोग करता है। अंत में उन्हें उस फ्रीक्वेंसी से एक संदेश मिलता है और पता चलता है कि स्थान लेक प्रिंस वर्जीनिया में है। अगले दिन सड़क पर उन्हें चाइल्ड हंटर लेडी जेन द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है और वह बच्चों को अपंग करने के लिए अपनी राइफल की ध्वनि तरंग का उपयोग करती है। सौभाग्य से रूबी अपनी शक्ति का उपयोग कर लेडी जेन के दिमाग को नियंत्रित करती है और जेन को एक योग्य सजा देती है। लियम और अन्य लोग इस बात से हैरान हैं कि पूरे समय रूबी ऑरेंज है। यह पता चलता है कि रूबी ने अब तक उनसे झूठ बोला था क्योंकि उसे अपनी क्षमताओं पर गर्व नहीं है। कुछ समय बाद रूबी अपने अतीत के बारे में लियाम से बात करती है और वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अंत में वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और लेक प्रिंस वर्जीनिया पहुंचते हैं।
वहाँ वे अपने जैसे अन्य बच्चों से मिलते हैं। वे बहुत चकित हैं क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय से इतने सारे बच्चों को नहीं देखा है। वे स्लिप किड से भी मिलते हैं और पता चलता है कि वह राष्ट्रपति क्लैंसी ग्रे का बेटा है। क्लैंसी भी रूबी की तरह एक ऑन रेंज है। रात में पार्टी होती है और लियम और रूबी रोमांटिक रूप से एक साथ नृत्य करते हैं। सुबह में उन सभी को एक कार्य सौंपा जाता है और रूबी को क्लैंसी की मदद के लिए नियुक्त किया जाता है। क्लैंसी रूबी को बताता है कि वह भयंकर बीमारी से जीवित बचने वाले पहले लोगों में से एक है और सरकार ने उस पर इलाज बनाने के लिए प्रयोग किया, लेकिन डॉक्टर विफल रहा और उसके पिता राष्ट्रपति ने जनता से झूठ कहा कि उन्होंने इलाज ढूंढ लिया है। आखिरकार क्लैंसी भाग गए और एक बच्चों का संघ बनाया जहां सभी बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। फिर क्लैंसी रूबी को सिखाता है कि अपनी शक्ति को कैसे नियंत्रित करें और बिना हाथ छुए दूसरों के दिमाग को कैसे नियंत्रित करें, और आखिर में रूबी सफल हो जाती है। इसके बदले रूबी उसे सिखाती है कि लोगों की यादें कैसे मिटाई जाएं। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान क्लैंसी उसके मन को नियंत्रित करता है और उसे चूमने की कोशिश करता है। रूबी परेशान हो जाती है और उसे मारकर वहां से चली जाती है। अंततः रूबी और उसके दोस्त उस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन भागते समय उन्हें शिविर के सैनिकों द्वारा घेर लिया जाता है। लियाम वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वह बेहोश हो जाता है। पता चलता है कि क्लैंसी ने उसे बेहोश कर दिया है। यह खुलासा होता है कि शुरू से ही क्लैंसी इसके पीछे का मास्टरमाइंड रहा है। क्लैंसी ने कैंप के कप्तान से सभी बच्चों को गिरफ्तार करने के लिए संपर्क किया है। क्लैंसी अपने पिता, जो कि राष्ट्रपति हैं, को नियंत्रित कर रहा है और अपनी शक्ति का उपयोग कर सरकार पर नियंत्रण कर रहा है। उसका मुख्य लक्ष्य सुपर पावर वाले बच्चों की अपनी सेना बनाना है ताकि कोई उसे कभी प्रताड़ित न कर सके। फिर रूबी अपनी शक्ति का उपयोग करके कैंप कप्तान को आत्महत्या करने पर मजबूर करती है और स्यू बिजली को नियंत्रित करती है ताकि भागने के लिए एक चाल बनाई जा सके। अचानक सशस्त्र बल हेलीकॉप्टरों के साथ सभी बच्चों को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं। सैनिक उन बच्चों को लाते हैं जो लाल समूह में हैं और आग पर नियंत्रण कर सकते हैं। पता चलता है कि उन्हें गुप्त रूप से सरकार द्वारा हथियार बनाया गया है और वे शिविर में आग लगा देते हैं। अंततः युद्ध शुरू हो जाता है। लाल सेना लियाम और उसके दोस्तों को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन लियाम अपनी शक्ति का उपयोग करके प्रतिकार करता है। लेकिन अचानक क्लैंसी युद्ध के बीच में आ जाता है और वहां सभी बच्चों के दिमाग को नियंत्रित कर लेता है। लियाम और अन्य लोग वहां से जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और रूबी को वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि केवल रूबी के पास क्लैंसी का सामना करने की शक्ति है। रूबी अपनी क्षमता का उपयोग करके अपनी सेना बनाती है। हालांकि क्लैंसी अपनी क्रूर प्रकृति दिखाता है और उनके दिमाग पर नियंत्रण करके उन्हें एक दूसरे को गोली मारकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है। फिर क्लैंसी अपनी नई याददाश्त मिटाने की शक्तियों का उपयोग करके रूबी को अपनी ओर खींचने और उसके दोस्तों को भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन रूबी अपनी शक्ति का उपयोग करके पायलट के दिमाग को नियंत्रित करती है और एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर विस्फोट हो जाता है। रूबी चार्ल्स की मदद से विस्फोट से बचने में सफल रहती है, लेकिन दुर्भाग्यवश चार्ल्स जल जाता है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिससे रूबी के पास बच्चों की लीग को मदद के लिए बुलाने के लिए अपने पैनिक बटन का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। अगली सुबह लीग दस्ते उन्हें लेने आते हैं। चार्ल्स को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है, जबकि सू को एक अच्छे परिवार द्वारा गोद ले लिया जाता है। लेकिन लियाम को लीग के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उसने पहले लीग को धोखा दिया था। लीग मानता है कि लियाम लीग के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसलिए उसे आजाद नहीं छोड़ा जा सकता। रूबी केट से मिलती है और वादा करती है कि वह लीग में सैनिक बनेगी और उनके साथ सरकार के खिलाफ लड़ेगी ताकि लियाम को रिहा करवा सके। हालांकि केट को यकीन है कि लियाम रूबी के बिना कभी नहीं जाएगा और वह रूबी को लीग में शामिल नहीं होने देगा। अंत में रूबी लियाम से मिलती है। लियाम समझाता है कि वह चाहता है कि दोनों एक साथ रहें और भविष्य के लिए उनकी योजनाओं पर चर्चा करें, लेकिन रूबी को मजबूरन अपने आप को लियाम की यादों से मिटाना पड़ता है ताकि लियाम को रिहा किया जा सके और वह बच्चों की लीग में शामिल होकर लड़ सके। वैन में उनकी पहली मुलाकात से लेकर साथ में बातें करने और नाचने की सभी यादें लियाम की यादों से गायब हो गई हैं। अचानक लियाम को रूबी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता और लियाम वहां से चला जाता है। रूबी लियाम को जाते हुए देखकर रोने लगती है। कहानी के अंत में रूबी बच्चों की लीग के साथ जुड़ती है और प्रशिक्षण लेती है, लेकिन और भी है, रूबी और उसके दोस्तों का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पता चलता है कि क्लैंसी अभी भी जीवित है और दोनों पक्षों के बीच एक गंभीर लड़ाई अपरिहार्य होगी। अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, सूचनाएं चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें।